या तो हम लाइफ प्रोसेसेस शुरू कर सकते हैं या हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर शुरू कर सकते हैं। तो जिनको इलेक्ट्रिसिटी शुरू करना है वो हैंड रेस कर लो, तो फिर हमारे को क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन बच्चा इलेक्ट्रिसिटी के फेवर में है। यस सर, मेरे भी एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। ओके, वो ठीक है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली क्या हमने ना दो फिजिक्स, एक फिजिक्स का चैप्टर कर लिया है, तो अब बायोलॉजी का भी एक चैप्टर होना चाहिए था, क्योंकि 3 चैप्टर्स आएंगे आपको एग्जाम में। कौन सा सर, लाइफ प्रोसेस? हाँ, अगर देखो, अगर जुलाई में एग्जाम है तो मैं ट्राई करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी खत्म करवा दूँ। कोशिश यही है कि यस आपको, सर, सर मेरा जुलाई में ही है। मेरी मेरे कोशिश ये रहेगी कि जुलाई, ये जून एंड तक आपके दोनों खत्म हो जाए यहाँ तो, फिर क्योंकि एक बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस तो पक्का आएगा ही आएगा। ओके, तो आई हैव 6 वोट्स इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके गाइज, सर आप, एक बार सर बता दो कि कितना टाइम लगेगा, दोनों में जल्दी कौन सा हो जाएगा? मैं आपको बता दूँ कि देखो, लाइफ प्रोसेसेस लेंथी चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर 4 पार्ट्स हैं चैप्टर में, तो हर एक पार्ट में आप मान कर चलो कि 2 क्लासेस मिनिमम चाहिए होती हैं। जैसे न्यूट्रिशन करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम करेंगे, तो मिनिमम 2 क्लासेस आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टॉपिक, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 क्लासेस में वो खत्म हो जाता है। और सर लाइफ वो इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा जल्दी खत्म होता है, इसके अंदर मैक्सिमम आपको चार चार क्लासेस, मैक्सिमम 4 या मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं लगती, क्योंकि ये छोटा है। इसमें क्योंकि ना कॉन्सेप्ट एक बार समझना है और फिर क्वेश्चन ट्राई आउट करने हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता खत्म होने में, लेकिन लाइफ प्रोसेस इज अ क्वाइट अ लेंथी चैप्टर। सर सर फिर लाइफ में एसएससी करवा दो, क्योंकि फिर जस्ट अभी आपने लाइट वाला खत्म करवाया था, उसमें बहुत सारे रे डायग्राम्स वगैरह सब ठीक है, कुछ था ना। ओके, मैं एक पोल ले लेते सर इन हैं। दोनों में से आसान कौन सा है? इन दोनों में से सर आसान, इसकी थोड़ा थ्योरी थ्योरी पार्ट आ जाएगा ना। हाँ, इसमें थ्योरी है। फिजिक्स में आपका अंडरस्टैंडिंग और न्यूमेरिकल्स हैं, वहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर आपको लर्न करना है सारा का सारा, तो ये चीज़ है। तो वो आपकी मर्जी है। चलो ठीक है, हमने इलेक्ट्रिसिटी के फेवर में हो गए। आप प्लीज़ हैंड डाउन कर लो जिन्होंने वोट दे दिया। ओके, हु ऑल आर इन द फेवर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, प्लीज रेज योर हैंड्स, फिर वो हमारे को क्लियर हो जाएगा। ओके, एनीबडी एल्स? ऑलमोस्ट सारे। ओके, तो आपके सामने लाइफ प्रोसेसेस वालों का वो है, ठीक है। तो फिर हम लाइफ प्रोसेसेस शुरू करते हैं, और ये क्या कहते हैं, जिसको इलेक्ट्रिसिटी करना है उनके लिए मैं ये कर सकता हूँ। अगर मान लो आपका एग्ज़ाम पास में है तो मेरे पास एक बैच और चल रहा है, वो मेरा चल रहा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सर 5 o'clock। तो अगर आपको जल्दी ख़त्म करना हो इलेक्ट्रिसिटी तो आप MWF 5 o'clock ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ पर करवा रहा हूँ, वहाँ पर मैं करवा सर दूँगा। मैं एक काम करता सर हूँ, कैसे मैं डेट करवाओगे ना? शीट हाँ देख हाँ, के मैं बता पूरा देता हूँ। करवाऊँगा क्लास में। तो पहले हम लाइफ प्रोसेस से सर शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी जो है करेंगे। मतलब कोशिश यही है कि आपका जून एंड में दोनों चैप्टर्स खत्म हो जाए। आई ट्राई कि दोनों के दोनों खत्म हो जाए। हाँ, क्या कह रहे हो बेटा? सर मैं कह रहा हूँ कि मैं सिलेबस देख के बता देता हूँ कि इस बार क्या क्या आ गया। हम्म, चलो, फिर हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर से, ठीक है। देखो बच्चे, सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है, एक्चुअली मैंने स्लो बोला था। अब ठीक है, इज इट यस फाइन सर। नाउ? ओके, अश्मीत आपको आवाज़ आ रही है अब? सर मैं बताऊँ मेरे प्री मिड टर्म में कौन से आने हैं? बोलो बोलो बोलो। सर मैं प्री मिड टर्म में आने हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1, और लाइफ प्रोसेस, इलेक्ट्रिसिटी, आवर एनवायरनमेंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आने हैं 5। 5 आने हैं? यस सर। सर मैं फोटो वो ग्रुप पे डाल देता हूँ। हाँ, भेज देना। ओके, अनन्या, न्यूमेरिकल पार्ट जो है ना बेटा, वो हम कल करेंगे संडे वाली क्लास में। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, और कल से हम अपना जो भी न्यूमेरिकल्स रह गए ना लाइट के, आपको मैंने असाइनमेंट दिया हुआ है, पहले आप वो ट्राई आउट कर लो। वो जैसे ही ट्राई आउट कर लोगे फिर मैं आपको कल करवाऊँगा, दैट इज़ योर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स, पूरी असाइनमेंट सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। हाँ, बोलो बोलो।
बोलो। हाँ हाँ। डायोप्टर दिए रखा है, डायोप्टर तो उसकी यूनिट होती है ना, ऐसा यूनिट होती है पावर ऑफ अ लेंस की, मैंने बताई थी ना लास्ट क्लास में कि द पावर ऑफ द एसआई यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। तो वही दी हुई है और उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वो पावर ऑफ अ लेंस कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब आप जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं, ठीक है, ओके इश्मीत आप बच्चे चेक करना, मैंने आपको मैसेज करा था, मैंने आपको मैसेज कर दिया था, एक बार चेक करना। मैंने कल आपको 6:15 ही मैसेज कर दिया था। सर आपके फ़ोन की लास्ट डिजिट 4453 है ना? यस सर। हाँ देखो एक बार जाके उस पर, आपने रीड नहीं करा हुआ मैसेज। सर मैंने ग्रुप पे भेज दिया स्टेटस। सर हाँ बोलो बोलो। सर आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो अभी। बेटा ऑफलाइन क्लासेस मुझे नहीं पता, अभी सर बताएंगे। और इस बार तो बहुत रिस्क है, क्योंकि कह रहे हैं कि कोविड जो है वो शायद बच्चों को हिट करेगा, तो आई एम नॉट श्योर क्या होगा। तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट यही है कि आप श्योर हो कि आप क्लास लोगे, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि फिर दोबारा से वेव बन जाए। और सर आपको तब तक तो ले ही सकते हैं, घर बैठे बैठे क्या मैं करेंगे। आपको यही बता रहा हूँ कि कोरोना आपको हुआ नहीं है, मुझे हुआ है, और वो बहुत पावरफुल है, तो रिस्क मत लो लाइफ का, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुछ नहीं पता आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर जाए। तो बड़े बड़े लोगों की हालत बुरी हो गई, तो इतना ज़्यादा वो मत लो, कोई इतना आपने ऐसा कोई अलग नहीं पढ़ लेना, यहाँ पर भी पढ़ाई हो सकती है। रिस्क है यार बहुत ज़्यादा आपको। अभी मुझे कोविड हुआ था, मुझे पता है कि बहुत रिस्की वायरस है, मतलब आपको पता ही नहीं कि शायद आप बचो ही ना, ऐसा अनप्रिडिक्टेबल वायरस है वो। तो आई एम नॉट इन फेवर कि ऑफलाइन क्लास अभी होनी चाहिए पर्सनली। अभी थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, थोड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ी तेज़ हो जाए ना। सर विकास सर ने बोल दिया था कि जुलाई में पता चलेगा अभी। हाँ जुलाई जून में पता तक। चलेगा, और अभी बच्चे जब तक वैक्सीनेशन ज़्यादा लोगों की नहीं हो जाती ना, तो बहुत रिस्क है अभी। अभी ये थोड़े दिन के लिए कम हुआ है, फिर आप देखना फिर स्पाइक करेगा, और तब तक आपको बच कर रहना है, क्योंकि वायरस एक बार बॉडी में आ गया, आपको नहीं कोरोना पता की आपकी पीक बॉडी आने को कब वाली है। तक। अभी तो पीक डाउन है, लेकिन कुछ नहीं पता, मार्केट्स खुल गई हैं, तो यू नेवर नो कभी भी पीक आ जाएगी। तो उम्मीद है कि थर्ड वेव जो है अगस्त सितंबर में शायद हिट करे दोबारा से। तो बेटर है कि आप सेफ गार्ड अपने रखो, ज़्यादा वो मत लो अभी रिस्क, कोई फ़ायदा नहीं है अभी रिस्क लेने का। ठीक है, चलो बच्चे शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, ये मैं इसके लिए मेरे पास सारे डिटेल्ड नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स में से करवाऊंगा चैप्टर, और साथ में मैं आपको ना क्वेश्चन आंसर्स करवाता जाऊंगा। ठीक है, देखो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, जोन सा ऑप्शन बोलोगे मैं आपके लिए बता देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि मैं आपको अपने सारे नोट्स में से पढ़ा दूँ चैप्टर। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपको एनसीईआरटी में से पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज लेकर चलूँ, पैराग्राफ समझाऊँ, उस पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी में सिर्फ क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं कि भाई हर पैराग्राफ में से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, और मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा दूँ और उसके 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूँ कि बच्चे ये क्वेश्चन कर लेना, इस पैराग्राफ में से ये आएंगे। जैसे मान लो अगर 10 पैराग्राफ्स हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हर पैराग्राफ में से। सर हाँ बोलो बेटा। सर लाइफ प्रोसेस के चैप्टर से मुझे होमवर्क भी मिला हुआ है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और प्लांट्स के रेस्पिरेशन का। क्या कह रहे हो? स्कूल से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और प्लांट्स के रेस्पिरेशन का मिला हुआ है होमवर्क, तो वो भी करवा लेना बाद में। हाँ ठीक है, अब पहले आप मुझे जल्दी जल्दी से बताओ कि आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करना चाहते हो। डू यू वांट टू गो विद द नोट्स और एनसीईआरटी से करना चाहते हो, या मैं आपको एक बार सर शुरू करवा देता हूँ। क्या कह रहे हो? एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी से, क्योंकि हमारी मैम कहती है कि उनको एनसीईआरटी वाली लैंग्वेज चाहिए होती है। ठीक है, मैं आपको एनसीईआरटी से करवा देता हूँ पूरा चैप्टर, ठीक है। और एनसीईआरटी में जहाँ जहाँ पर भी बीच में पैराग्राफ आएगा उसमें से मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। इससे क्या होगा कि आपका डिटेल स्टडी हो जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री में ये डिफरेंस है। बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी के बीच में से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें तो कॉन्सेप्ट समझा फिर क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन बायोलॉजी में इट्स मोर ऑफ कि कहीं भी बीच में से क्वेश्चन दे देंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द एनसीईआरटी, ठीक है। हम उसको रीड करते हैं, एक बच्चा रीडर बनेगा, एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाओगे, आगे आगे चलते जाएंगे, पैराग्राफ पैराग्राफ में समझा दूंगा आपको। और फिर उसके बाद उस पैराग्राफ वॉइस में बहुत स्लो आ रही है। बहुत स्लो आ रही है। आपने देखो वहाँ से वॉल्यूम तेज करी हुई है अपने उसमें? सर फुल है। फुल है? अच्छा, अब बताना। मैं ना 3 मोड्स हैं, मैं एक मोड यूज़ कर रहा हूँ। सर आ ही नहीं रही। आई नहीं रही? अब आ रही है? यस सर अब ठीक आ है, रही है। ठीक है। चलो अभी मैं थोड़ा सा और तेज़ बोल दूंगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो जाएगी। बच्चे अब आ जाओ आप लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में, दैट इज़ योर, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, हु विल गोइंग टू रीड इट फॉर मी? हाँ जी, कौन बच्चा रीड करना चाहता है? जल्दी जल्दी बताओ। एनीबडी कैन रेज देयर हैंड एंड दे कैन रीड। Sir, can I ठीक है शिवम, यू स्टार्ट। starting से करना है? हाँ, पूरा एक एक वर्ड आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी Okay, का। so चलो शुरू करो। how do we tell how do we tell the difference between that is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. But if the dog or the cow or the man were asleep, we would still think that they were alive. But how did we know that? We see them, we see them breathing, and we know that they are alive. What about plants? How do we know that they are alive? We see them green. Some of us Some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than green? They grow over time. So we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. Is not enough. ओके, सर आगे फिर नहीं रुक जाओ। बच्चे देखो, वो बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आपको दो चीज़ें हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है कि किस चीज़ को लिविंग कहोगे और किस चीज़ को नॉन लिविंग कहोगे। तो फॉर एग्जांपल द फोन, दिस फोन इन माय हैंड, इट इज़ अ नॉन लिविंग एंड आई एम लिविंग। सो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस? भाई ये फ़ोन जो है खाना नहीं खाता, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। ये जो फ़ोन है ये एक जगह से दूसरी जगह अपने आप चलकर नहीं जाता, लेकिन बट आई कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। So these are सर some ब्रीदिंग। basic, yeah, breathing is there, फिर उसके बाद then there is nutrition is there, respiration is there are lots and lots of stuff which makes the difference between both of us। तो यहाँ पर जो फ़ोन है वो नॉन लिविंग है, कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं, हम उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि कौन नॉन लिविंग है और कौन लिविंग है। सो दिस फोन इज नॉन लिविंग अकॉर्डिंग टू दो सर्टेन फैक्टर्स एंड आई एम लिविंग अकॉर्डिंग टू दो सर्टेन फैक्टर्स। बट द पॉइंट इज, अगर हम सब इंपॉर्टेंट फैक्टर में से एक फैक्टर चूज करना चाहें जिससे कि हम डिफरेंशिएट कर पाए लिविंग और नॉन लिविंग में, तो वो फैक्टर कौन है? दैट इज योर मूवमेंट, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ अपनी विलिंगनेस के साथ मूव कर सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे,
या अपनी ही पोजीशन पे रहकर, तब हम उसको लिविंग कहते हैं। और जो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर पाती, हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं। तो ये सर बट तीन। सर हम्म। सर बट सर जो बंदा कोमा में होता है वो भी तो मूवमेंट नहीं कर पाता, लेकिन होता तो अलाइव ही है वो। नहीं नहीं नहीं, अगर वो मूवमेंट जो है, अब अगर सपोज करो कि उसकी आईब्रोज या कुछ भी 1%, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा आपने, अगर उसका 1% भी मूव कर रहा है तब भी हम उसको अलाइव कहेंगे। लेकिन अलाइव, मैंने वही कहा, देयर आर सर्टेन फैक्टर, द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मूवमेंट, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। क्लियर गाइस? बच्चे, एक फैक्ट, बड़े सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो मूवमेंट है। तो मूवमेंट अगर आप अपनी विलिंगनेस के साथ कर सकते हो, तब तो आप अलाइव हो। अगर आप विलिंगनेस के साथ नहीं कर पा रहे तो आप नॉट अलाइव हो। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट अस टॉक अबाउट प्लांट्स। क्या प्लांट्स अपनी मर्जी के हिसाब से मूव करते हैं? यस दे मूव, लेकिन उनका मूवमेंट बहुत स्लो होता है। तो सबसे बड़ा मूवमेंट होता है शूट्स का। शूट्स कहाँ पर जाती हैं? दैट इज दे गो टूवर्ड्स द, दैट इज टूवर्ड्स द स्काई। तो इसको बोलते हैं हम क्या? दैट इज योर फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो जो हमारे प्लांट की शूट्स होती हैं वो सन की तरफ अपने आप को मूव करती हैं, इसलिए प्लांट की जितनी भी शूट्स होती हैं वो ऊपर की तरफ होती है, तो दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉपिज्म। सिमिलरली द रूट्स ऑफ द प्लांट, दे एक्चुअली गो इनसाइड द अर्थ। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। दिस इज कॉल्ड एज जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब अर्थ और ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट। तो प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज लिविंग। तो मूवमेंट कभी कभार क्या होती है, इतने स्मॉल स्केल पे होती है, इतनी स्लो होती है कि आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो भी ऑर्गेनिज्म मूव कर सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज अलाइव। which cannot move themselves on their own will, they are considered as not alive or non living। तो अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आता है which is the key factor of deciding which is the differentiate between the living and the non living, the answer is movement। if they move they are alive, if they don't move they are not alive। yes अंश, आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। सर ये सर इसका मीनिंग क्या होता है, और काउ चूइंग कड सेकंड लाइन में। अच्छा, काउ चूइंग कड, कड मतलब होता है जो, ये जो खाना होता है ना जो काउ का, उसको कड बोला गया है। मतलब जैसे वो जो धान हो गई या कुछ हो गया, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कड वो है जो भी उसका धान और जो खाना खाती है ना गाय, उसको बोला जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज movements are that is your over very small scales will be invisible to the naked eye। movements of molecules, for example, is this invisible molecular movement necessary for life? If we ask this question to professional biologists, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. That is partly why there is controversy about whether they are truly alive or not। तो ये आजकल जो कोरोना वायरस है, when it is outside the body वो not alive है, लेकिन वो जैसे ही बॉडी में जाता है, आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे कि जैसे ही वो बॉडी के अंदर आता है वो आपके सेल के मैकेनिज्म को यूज करने लग जाता है, और सेल के मैकेनिज्म को यूज करके जो भी आपके सेल के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारा वो वायरस लेने लग जाता है। तो आप जब सपोज करो एंटीवायरल ड्रग लेते हो, तो एंटीवायरल ड्रग आप जैसे ही खाओगे, उसका काम है वायरस को मारना। वो जैसे ही वायरस को मारेगा उसके चक्कर में आपका सेल मर जाएगा। इसलिए किसी भी वायरल डिजीज के लिए मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल है। तो अभी भी अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई मेडिसिन नहीं आई कोरोना की वैक्सीनेशन आ रही है। वैक्सीनेशन जो है वो बीमारी से पहले लगाई जाती है, बीमारी के बाद नहीं लगाई जाती। तो सर अगर स्टेरॉइड्स तो देते हैं ना। स्टेरॉइड्स, वो सब चीज़ें, वो जितने भी एंटीवायरल हैं, कोरोना का कुछ भी नहीं है। वो मैक्सिमम देखो, मैं आपको बताता हूँ, जब मुझे कोरोना हुआ था तो मेरे को 5 दवाइयाँ बोली थी। एक थी डोलो फीवर के लिए, एक थी आइवरमेक्टिन, ये एंटी पैरासाइटिक ड्रग था, एक एंटीबायोटिक ड्रग था, वो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा अभी, और 2 और एक बेसिक से दवाइयाँ थी। अब जब मैंने उसके बाद, जब मेरे को बीमारी हो गई, तो पता चला एम्स ने वो सारी दवाइयों को हटा ही दिया ट्रीटमेंट में से, कि मतलब वो सारी दवाइयाँ खराब थी, तो लोग ऐसे ही ले रहे थे। तो अल्टीमेटली कोई दवाई थी नहीं, वो बस एक दवाई थी डोलो, जो मतलब बुखार हो जाता था तो उसको उतारने के लिए। अदरवाइज देयर इज नो मेडिसिन फॉर द कोरोना के लिए जो भी है वो आपकी इम्यूनिटी है। अगर वो सही है तो लड़ जाएगी, अगर वो नहीं सही तो भैया आपका कोई कुछ भी नहीं बचा सकता।
ठीक है, तो यू विल डाई फॉर श्योर कि अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो देर इज़ नो एक्चुअली मेडिसिन, वो बस आपकी बॉडी लड़ रही है अपने आप। तो नाउ यहाँ पर क्या होता है, जो वो वायरल डिजीज़ है उसको रोकने का क्या तरीका निकाला, हमने कहा कि भाई पहले ही ना लोगों के अंदर क्या करो, एक वैक्सीन दे दो। अब वो वैक्सीन क्या है, वो वैक्सीन एक डेड वायरस है जो आपकी बॉडी में जाता है और आपकी बॉडी में जल्दी से एंटीबॉडीज जनरेट कर देता है। तो एंटीबॉडीज जनरेट हो गई, तो जब अब दोबारा से कोरोना का वायरस आएगा, लाइव वायरस आएगा, तो बॉडी को पता है उससे कैसे फाइट करना है। तो एक्चुअली बस आपका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होने वाला है वैक्सीन से, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है। मेडिसिन होता है कि वो बाद में, तो बैक्टीरिया को मारने के लिए मेडिसिन है, बट वायरस को मारने के लिए मेडिसिन आज भी नहीं है। अब क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सर एंटीवायरल, ऐसा क्यों होता है कि वायरस को मारने के लिए वैक्सीन भी होती है वो और इसका बैक्टीरिया के लिए रीजन होती यही है? है ना कि वायरस क्या कर रहा है, वायरस को मारने के लिए आप दवाई तो बना सकते हो, लेकिन वायरस के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो आपके सेल के मैकेनिज्म को यूज कर रहा है। तो अगर आप वायरल के लिए मेडिसिन बनाते हो तो वायरस मारते मारते वो आपका सेल भी मार देगा। अब आप खुद सोचो अंश कि आपका सेल वायरस ने कैप्चर करा हुआ है, ठीक है। ये मतलब कुछ ऐसा है जैसे मान लो कि एक एक स्कूल है, ठीक है। अब उस स्कूल में टेररिस्ट है जिन्होंने बच्चों को क्या करा हुआ है, दैट इज योर घेरा हुआ है। अब अगर गवर्नमेंट ने बम मारा तो भाई बच्चे भी तो मरेंगे और टेररिस्ट तो मरेगा, लेकिन साथ साथ बच्चे भी तो मरेंगे। क्या कोई गवर्नमेंट रिस्क लेगी कि बम मारने का कि भाई बच्चे मर जाएं? तो यही चीज़ वायरस कर रहा है। वायरस हमारे सेल के मैकेनिज्म को ले रहा है, ठीक है। अब अगर आपने दवाई बनाई वायरस को मारने के लिए, वो वायरस को मारने के चक्कर चक्कर में आपके सेल को मार देगी। अब सोचो, जो आपकी डेथ शायद 2 महीने बाद आनी थी, दवाई खाने के बाद शायद वही डेथ 15 दिन के अंदर आ जाए। तो इसलिए वायरस, ये जो वायरस है इसकी मेडिसिन बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। और ये देखो, जितनों को भी, जो भी हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए, जिनको भी ऑक्सीजन चढ़ी, उनको एक और बीमारी होने लग गई जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। वो ब्लैक फंगस क्या है, वो ब्लैक फंगस क्या होता है, ये सर पहले से, क्योंकि सर उससे मतलब जो होता है वो मिट्टी में पाया जाता है, हाँ, और और ये जैसे हमेशा होता है, वो उसके लिए मतलब स्टीरॉइड्स, उसके लिए जो राइट स्टीरॉइड्स राइट देते हैं, राइट तो राइट उसकी वजह से राइट इम्यूनिटी लेवल जो होता है बहुत नीचे चले जाता है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो आजकल के आप, सब कुछ पता होता है आपको, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो पॉइंट यहाँ पर यही आ रहा है कि इसलिए वायरल की डिजीज़ बनाना और सॉरी मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए वैक्सीनेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट इज, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स क्या होती है, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर. They can have tissues have cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, this they must move molecules around all the time. What are the maintenance processes in living organism? Let us explore. So basically वो क्या कह रहे हैं बच्चे, दुनिया में सब कुछ आपके जो आसपास है, दे आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर आप सपोज करो, आपके मानते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हमारे जो टीथ्स हैं वो कैल्शियम के बने हैं, तो व्हाट इज कैल्शियम? वो कैल्शियम का कोई मॉलिक्यूल ही है जिससे आपके टीथ बने हैं। तो कह रहे हैं जो अगर आप साइंस को समझो, केमिस्ट्री को समझो, तो कोई भी चीज़ कभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं होती, हर चीज़ मोशन में, एवरीथिंग इज मोशन। तो कोई भी मॉलिक्यूल हवा में है या वाटर में है या सॉलिड फॉर्म में है, दे आर कीप ऑन रोटेटिंग। तो कह रहा है अगर मॉलिक्यूलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दुनिया में तो हर चीज़ ही मूवमेंट में है, ठीक है, सब कुछ ही मूव कर रहा है। अगर आप ये फ़ोन देखो, इसके अंदर भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, वो भी हमेशा रैंडम मूवमेंट में होंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लिविंग को कैसे डिफाइन करें, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिविंग को डिफाइन हम करते हैं कि भाई उनके अंदर कुछ सफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, और ये सिस्टम्स आपकी बॉडी को वर्क करने में मदद करते हैं। बोलो यस तनिष। हाउ डू सेल्स स्टिक टुगेदर? they are not sticking together, they are actually working together. ये कुछ है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते थे डिवीजन ऑफ लेबर।
द कॉन्सेप्ट वॉज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता था तनेश, कि कुछ सेल्स एक साथ एक काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका घर बन रहा है, तो आपका जब घर बन रहा है तो उसके अंदर बड़े सारे लोग काम करते हैं। तो कुछ लोग एक ग्रुप बना के इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, कुछ लोग ग्रुप बना के पेंटिंग का काम करते हैं। तो दे आर कनेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर वर्क। तो जितने भी सेल्स आपकी बॉडी में कनेक्टेड हैं वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बोलते थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। कि मतलब लेबर मतलब वर्क, डिवीजन मतलब उनके बीच में बांटना। तो काम, हाँ सी सेल्स सेल्स टुगेदर। देखो बच्चे, वो ना बहुत ही ज़्यादा ना डिफरेंट गेम है। अब वो सेल्स कौन से हैं, क्या है, अब ये बोन्स भी होती है हमारी बॉडी में, तो वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है बच्चे, वो सेल्स नहीं है। अब आप एक तरह पे सॉलिड बोल रहे हो, तो जब हम सॉलिड को डिफाइन करना चाहेंगे तो आई विल यूज द वर्ड एटम्स, नॉट सेल्स। सेल्स इज अ मोर ऑफ अ बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट रादर देन अ फिजिकल यूनिट। हाँ, एटम्स मिलकर, एटम्स क्यों जुड़ते हैं यार, मैं इसका आंसर दे चुका हूँ आपको, फिर देता हूँ। एटम के पास एक चीज है, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, एंड फॉर गेनिंग दैट स्टेबिलिटी दे हैव टू बॉन्ड विद अदर एटम्स। अगर वो दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड नहीं करेंगे, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। एंड व्हाट इज स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी इज दैट इज उनके आउटर शेल कंप्लीट होने चाहिए। अगर उनका आउटर शेल कंप्लीट है तो वो स्टेबल है, वो किसी से बॉन्ड करना पसंद ही नहीं करेंगे। सबसे अच्छा एग्जांपल है हीलियम। हीलियम के कंपाउंड्स ही नहीं देखोगे, उसके मॉलिक्यूल्स ही नहीं देखोगे, क्योंकि उसका आउटर शेल भरा पड़ा। जिसका भी आउटर शेल भरा होगा जिस एटम का, उसको मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जिसका भी आउटर शेल नहीं भरा, वो ट्रिक्स लगाएगा कि मेरे को किसी भी तरह से अपने आउटर शेल को कंप्लीट करना है। डोनेट करके या गेन करके या लूज करके कुछ भी करेगा, अपने आउटर शेल को वो क्या करेगा, दैट इज योर स्टेबलाइज करेगा। तो फॉर दैट स्टेबिलिटी एटम्स कंबाइन एंड दे फॉर्म मॉलिक्यूल। तो दिस इज द पिक्चर बिहाइंड कि वो क्यों अपना सब कुछ कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे अगर मैं इसको रियल लाइफ से कंपेयर करूं हम जैसे लोगों के लिए, तो आप लोग किसी से क्यों बात करते हो? क्योंकि आपको एक चीज चाहिए। तो आपके अंदर भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। सेम चीज एटम्स के साथ है, उनमें भी गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको पूरा करना होता है, इसलिए वो एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे। सो नाउ व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर, even when we are just sitting in class, even we are not are just asleep, this maintenance job has to go on. The processes which together perform this maintenance job are life process. So basically वो क्या कह रहा है यार, आप लोगों के अंदर सब कुछ चल रहा है, ठीक है, आपका मन करे या ना करे, आपका हार्ट जो है बीट करेगा, ठीक है, आपका ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, आप कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में हो। मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो गई या घर वालों से लड़ाई हो गई और आप कहो जी आज मेरा मन नहीं करा कुछ करने का, डजेंट मैटर, आपके अंदर की बॉडी आपकी कुछ भी नहीं सुनती। आप ये नहीं कर सकते कि चलो भाई आज मेरी लड़ाई हो गई तो मैं अपने हार्ट को कहो रुक जाओ, तो हार्ट आपके हिसाब से नहीं रुकेगा, इट विल मूव ऑन, वो अपना काम करता रहेगा। तो कोई भी लाइफ प्रोसेस का सिस्टम आपकी विल के हिसाब से वर्क नहीं करता, वो अपने मोशन अपने, जब तक आपके पास जिंदगी है तब तक वो चलता रहेगा। ठीक है, जहां गड़बड़ होगी उस दिन आपको जाना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। ओके ठीक है, मैं शिवम बता रहा हूँ आपको कहाँ से पढ़ना है। ये एक मिनट ये वाला खत्म कर दूँ, ये बोरिंग सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं ये खत्म कर रहा हूँ। न्यूट्रिशन से आपको बताऊंगा, ठीक है, न्यूट्रिशन Okay, से sir. शुरू करना। ये भी बड़ा, इसमें बहुत सारा बोरिंग स्टफ है, तो ज़्यादा आपका वही करेगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से इसको समझा रहा हूँ। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. This energy comes from outside the body of the individual organisms. There must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food to the inside, a process we commonly called nutrition. तो बच्चे क्या है कि बेसिकली आपको खाना चाहिए, आपको एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो आपको आउटसाइड वर्ल्ड से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। आप जो भी फूड खाते हो उस फूड को आप डाइजेस्ट करते हो, डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड से एनर्जी बनती है और उस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो। इस पूरे प्रोसेस को खाना लेना, उसे तोड़ना, खाना लेना, उसे ब्रेक डाउन करना,
उससे एनर्जी की फॉर्मेशन करना, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशन